पटना का रोड शो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रोड शो होगा और हम सब उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर। तो आने दीजिए, इंतजार कीजिएगा। इंतजार में बहुत मजा है और इतनी सौगात देके जाएगी कि बिहार की जनता बाल बाल हो जाएगी। बिहार की कुछ जरूरियात, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। चुनावी वर्ष में बहुत कुछ बिहार को दे जाते हैं, वो जुमले के रूप में बिहार में बहुत कुछ दे जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम बात करेंगे बिहार की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर बिहार जा रहे हैं और साथ में करोड़ों रुपए की सौगात लेकर जा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। सत्तारूढ़ गठबंधन नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही, उनके चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों का बंटवारा आखिरी समय होगा। दूसरी ओर महागठबंधन भी एक्शन में है, लेकिन सीटों के लिए वहां की भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वो बिहार का मधुबनी था, जहां से पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी और उनके आकाओं को चेतावनी दी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और साथ ला रहे हैं 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पटना का रोड शो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रोड शो होगा और हम सब उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी उनका आगमन हो रहा है और वहाँ भी वो कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी। तो देखें तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने का। पटना में पीएम मोदी एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो भी करेंगे। सड़कों पर प्रधानमंत्री के स्वागत के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पटना के लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन को पीएम के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। नहीं, प्रधानमंत्री का दौरा तो पूर्व निर्धारित है और वह बिहार वासियों के हित में है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देते हैं और वो सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। इस बार भी वो कल आने वाले हैं और कई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं, जिससे बिहार का विकास होगा। रोड शो के बाद बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और आने वाले चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके मुताबिक सहयोगी दलों से सीटों का बंटवारा सबसे आखिर में किया जाएगा। जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं, उनका टिकट काटा जाएगा। व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट देने का आधार बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर बैठकें हो रही हैं। हर सीट पर ताकत और कमजोरी का आकलन किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। संभावित बागियों की भी पहचान की जा रही है। सीट दर सीट इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। धरती से प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में स्पष्ट संकेत पूरे विश्व को दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला है। आज ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। उसमें हमने क्या हासिल किया और किस तरह से हम घुटनों पे लेके आए हैं,
पाकिस्तान को, जिसके नापाक इरादे को हमने ध्वस्त किया। और इसीलिए उसी कड़ी में प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और तमाम विकास की योजनाओं से बिहार को फिर लाभान्वित करेंगे। एक तरफ एनडीए की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी रफ्तार है। लालू यादव अपने घर के नए सदस्य का स्वागत करके कोलकाता से पटना लौट आए हैं। उन्होंने तेज प्रताप को लेकर चुप्पी साध रखी है। इस बीच उनकी पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग दोहराई है। बिहार के विकास को बहुआयामी विस्तार देने की दिशा में एक निर्णायक पहल है और बिहार के लोगों को निसंदेह अब ऐसा लगता है कि अगर देश में एनडीए की सरकार है, अब बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भी एनडीए की सरकार है, तो निसंदेह इस कालखंड में बिहार को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी बार बार जाएंगे। अभी तो थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गई है, तो हो सकता है वो लिट्टी की भी उनकी तस्वीरें आए, लिट्टी खाते हुए, ये सब होगा। लेकिन बिहार की कुछ जरूरियात है, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है ना, कि पूंजी गुजरात में, श्रम बिहार का, ये सर नहीं चलेगा। इसको उलट दीजिए, तब मानूंगा। बिहार को ये चाहिए। इस बीच कांग्रेस भी एक्शन में है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी पुराने दिग्गजों की तलाश में जुटी है। तो आने दीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिएगा। इंतजार में बहुत मजा है और इतनी सौगात देके जाएगी कि बिहार की जनता बाल बाल हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन है और प्रधानमंत्री जी का जब आगमन है तो बिहार के लोग काफ़ी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो चुनावी वर्ष में बहुत कुछ बिहार को दे जाते हैं। वो जुमले के रूप में बिहार में बहुत कुछ दे जाते हैं। महाराष्ट्र की तरह बिहार में विपक्षी गठबंधन मजबूत है, लिहाजा एनडीए की चुनौती बड़ी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि बीजेपी वक्त से पहले ही हर तरह की चुनौतियों को भांप लेती है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए कमर कस लिया है? बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन कितना तैयार है? बिहार में ज्यादा बड़ी चुनौती किसकी है, महागठबंधन की या एनडीए की? क्या महागठबंधन अब भी जाति जनगणना को मुद्दा बनाएगी? हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, अंशुल अभिजीत कांग्रेस से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जदयू से, अली अशरफ फातमी राजद से, एलजेपी से धीरेन्द्र मुन्ना और ताबिश पटेल हैं यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषज्ञ। धनंजय गिरी, सबसे बड़ा सवाल तो आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। क्या ये 2020 का फॉर्मूला होगा या नया फॉर्मूला एनडीए बनाएगी? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मारिया जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 243 सीटों पर हम लड़ेंगे। अपने तमाम सहयोगियों को लेकर एक साथ पांचों दल मिलकर के लड़ेंगे और 243 सीटों में लगभग सारी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 105 था, इस बार कितना होगा ये तो जानने की कोशिश करेंगे ना। नहीं, आप ये मीडिया की खबर के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं। हम लोग एक दूसरे के साथ चीनी पानी का गठबंधन, हमारा नेचुरल अलायंस है। नीतीश जी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है और बाकी जो एलाइज हैं उनके भी हमारे नेतृत्व के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी को आस्था है और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सभी को आस्था है और सभी ने अपनी आस्था व्यक्त की है। इसलिए चंद सीटें इधर उधर कितनी होंगी इससे कोई कवायद का कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। चाहे कोई भी लड़े, सारा राजनीति हमारे सारे एलाइज दल मिल करके उसमें पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरी जीविका के साथ हर कैंडिडेट को जिताएंगे। और यह तो लगातार है। सीट आपको कम भी मिले तो क्या हुआ, नीतीश कुमार का चेहरा तो रहेगा ही। देखिए, सवाल आपके बड़े रोचक हैं और मुझे लगता है कि आप रोचक सवाल पूछेंगी तो शायद दर्शकों को ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के जो सवालों के जवाब होते हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक सूचना सही समय पर पहुंच जाती है।
हम अधिकृत नहीं हैं कि मीडिया के माध्यम से आपको यहाँ डिबेट में बता दें कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। महाराज जी, मैं बहुत फैक्चुअल बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ बिहार में दो कुनबे हैं। एक तरफ हमारा मजबूत एनडीए का कुनबा है, जहां देश में मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व है, जहां नीति, नियत और नेता सब क्लियर है। चेहरा फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हमारी जो नीति है वो भी सबके सामने है। न्याय के साथ विकास का एजेंडा है, कहीं कोई सिर फुटौल नहीं है। 5-5 मजबूत घटक दल हैं जिनको जनता ने अपना आशीर्वाद अभी लोकसभा के चुनाव में दिया है। और दूसरी तरफ महागठबंधन कह लीजिए या महाठगबंधन कह लीजिए, उनका कुनबा है, जहां जबरदस्त सिर फुटौल है। आप पूछिए, अभी बैठे हैं हमारे महागठबंधन के साथी, मैं चुनौती देता हूं कि एक भी व्यक्ति कह नहीं सकते हैं कि उनका सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। अरे हटाइए, इनकी सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन देवा स्वप्न देखने के लिए ही सही, तेजस्वी जी की खुशी के लिए ही सही, ये तो कबूल करने को तैयार नहीं है कि इनका सीएम फेस कौन होगा। अंशुल अभिजीत, नहीं चलिए यही सवाल अंशुल अभिजीत से पूछ लेते हैं। अंशुल अभिजीत, तेजस्वी आपका चेहरा है, 2020 में उन्हीं के नाम पर वोट मिला है, उन्हीं के नाम पर आपको वोट मिला था, तो इस बार अनाउंसमेंट में देरी क्यों हो रही है तेजस्वी के नाम का? नहीं, देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, भारत में है वैसी, कि वो सब तय करते हैं, संसदीय दल तय करते हैं कि नेता उनका कौन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो यहाँ पर भी तो नहीं, चेहरे से तो नहीं, बहुत सारे चुनाव में आप चेहरा अनाउंस करके गए हैं, तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। आप इसी पे फिर आप मारिया, आप इसी पे फिर सवाल पे अटक गए हैं। मुझे तो 2 साल 5 साल से यही सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का अब कोई भी राज्य आ जाएगा जहां गठबंधन है, तो ये सबसे पहले वही सवाल होता है, मुद्दों पे तो होता नहीं है कि बेरोजगारी मुद्दा है, गुर्बत एक मुद्दा है, वहां पर शैक्षणिक व्यवस्था एक मुद्दा है। सौगात क्या होती है? सौगात का ये मतलब नहीं कि आपका काम हो गया, आपका काम मंजिल तक पहुंच गया, मुकम्मल हो गया। वो तो एक ऐलान होता है, जैसे बजटरी आवंटन होता है ना, उसका ये कोई मतलब नहीं है। पहले तो बहुत बार ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, 3 एयरपोर्ट लेके आएंगे। क्या हालत है वहां एयरपोर्ट की? इतने हाईवे बना देंगे। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 1.25 लाख करोड़ बिहार के लिए हमने दे दिया है। कि क्या, मुझे बताइए कि क्या हुआ उसका एक्चुअलाइजेशन? चलिए जवाब दे दीजिए धनंजय गिरी, जो इतना अनाउंसमेंट हुआ उसका क्या फायदा हुआ? 2015 में भी तो अनाउंसमेंट हुआ था स्पेशल पैकेज बिहार के लिए, वो कहाँ गया पैकेज? देखिए, आप बीजेपी के केंद्रीय सरकार ने जो बजट दिए उसकी अगर बात करें 2017 से नहीं, स्पेशल पैकेज की बात करिए जो 2015 में अनाउंस हुआ था। बिल्कुल, वो पैकेज बिहार गया, उसकी खर्चे हुए इसी कारण से कि जब कांग्रेस ने 13 साल की अपने शासनकाल में 13 मुख्यमंत्री रखे और जब अपनी 13वीं की तो 13,000 करोड़ का बजट दिया। इसके बाद 15 साल तक इन लोगों ने लालू यादव का साथ दिया, 23,000 करोड़ के बजट पर थे। आज हम 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट लेकर कहां से आए? आज जो बिहार को इतने आगे लेकर के आए हैं, इतने हर चीजों में आगे लेकर के आए हैं। बिहार आज चमचमाती सड़कों और कुलाचे भरते फ्लाईओवर है। अब 2017 से 25 के बीच में 3400 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया। 6 लेन गांधी सेतु पर गुरुद्वारा के पास का रोड तक बना है। 4 पुलों के निर्माण किए, 3,664 करोड़ का रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपए बिहार के किसानों से लेकर के तमाम लोगों के बीच में जो आवंटन हुआ है, यहाँ से जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था। लगातार जो आप देखिए कि लॉजिस्टिक्स के लिए हब कोलकाता औद्योगिक गलियारा बन रहा है। 4,896 ग्राम पंचायतों को भारत नेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। 12 लाख किसानों को फसल खराब होने पर बीमा दिया गया। क्या कभी हुआ था? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में कभी हुआ था? यही अगर जगह में लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से हम लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, बिहार भी आगे बढ़ता जा रहा है। बिहार जो कभी बर्बाद कर, जिन लोगों ने बर्बाद किया था, उसको अव्वल लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए बिहार जो नहीं वो तो बात अब खत्म करनी होगी ना। वो तो 2005 से पहले का बिहार था। 2005 से तो आप सत्ता में हैं, तो जवाबदेही तो आपकी होगी ना। नीतीश कुमार की होगी, आपकी होगी। नहीं, बिल्कुल, हम अपने पीरियड की ही बता रहे हैं। हाँ, और ये 3 लाख करोड़ 3,17,000 करोड़ का बजट जो हम लोगों ने दिया, ये हमारे ही पीरियड का बता रहे हैं। लेकिन उनके पीरियड में क्या था और कहां से हम बिहार को निकाल के लाए हैं? हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, गोली मारते थे पड़ाती दिन दहाड़े कपार में। जे उस वहां से लेकर के जब शाम होते सड़कों पर लोग निकलते नहीं थे। आज महिलाएं बच्चियां स्कूल से जाती हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। कल पटना में कौन सी घटना हुई है? आप कह रहे हैं विधि व्यवस्था ठीक है। 2 चीजें होती है मारिया जी। एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जब बाहुबली साहबुद्दीन से लेकर के और तमाम फातमी साहब उसका जवाब दे दें। अब
जिन पर रेप के मंत्री आरोप भी लगे रहे थे हैं। उनसे लेकर के, जी। और जब आईएएस की पत्नी बीबी विश्वास और चंपा विश्वास का जब के साथ जो दुष्कर्म हुआ और सालों साल हुआ, जब कोई भी तो सुरक्षित बार नहीं बार था याद बिहार दिला में। करके आप वही बताइएगा। आप तो लोग को मारिया अपना से रिपोर्ट कार्ड मारिया- दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बार बार मारिया याद जी- दिलाइएगा जंगल राज में ये हुआ। मारिया जी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो बाबा साहब को आपको समझा देना चाहिए था कि नहीं, पीछे की बात नहीं करनी है, सिर्फ आगे की बात करनी है। तो हम आगे की बात में ही अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। और अगर हम लगातार कल सरकार में हैं, तो जो प्रो घटना हुई है इनकम्बेंसी पटना में जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना में 500 मीटर के डिस्टेंस पर वो थाने से 500 मीटर का डिस्टेंस था, वहां पर एक युवक को पर गोली मारा गया है और आप बोलते हैं ये कुछ छोटी मोटी घटना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फातमी साहब, इनका अपना नहीं, बात यह है कि इनका जो इशू है वो है, लेकिन आपका भी सब पूरा महागठबंधन में सही नहीं चल रहा है। कितनी कोशिश की गई कि एक अनाउंसमेंट हो जाए आपकी तरफ से भी कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस को तो आप मना नहीं पा रहे। देखिए ऐसा है, पहले मैं देखिए वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, दुनिया जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के लीडर माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता भी हैं, हाँ। वो हमारे चेहरा हैं और वही नहीं, वो आपके चेहरा हो सकते हैं, कांग्रेस नहीं मान रही है। मैंने एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ, चेहरा कौन होगा वो तो फैसला हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। मसला अभी हमारे साथी जो एनडीए से हैं वो फरमा रहे थे कि बिहार में सब चकाचक है। तो अगर चकाचक है तो अभी थोड़ी देर पहले आप ही इस पे न्यूज के अंदर आपने सुनाया कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के 5 महीना पहले 5,000 करोड़ का गिफ्ट लेके आ रहे हैं, सौगात लेकर आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब माँ बाप जाता है कभी बेटी के यहाँ तो सौगात लेके जाता है, कभी लड्डू, कभी पेड़ा, कभी हलवा लेके जाता है। तो अब ये विजिट कर रहे हैं बिहार, तो वो गिफ्ट लेके आ रहे हैं, सौगात लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, काम के लिए नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्शन है तो आना है, इसलिए वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आज एनडीए से, खास तौर से आपकी तकरीबन 20 साल की सरकार है, उसमें 17 महीना हम लोग भी साथी रहे हैं इस 20 साल के अंदर। मुझे बताएं आप, आज आपसे जानना चाहते हैं कि आज सड़क के मामले में बिहार कितने नंबर पर है? कोई 18वें या 19वें नंबर पर है। शिक्षा में बिहार 25वें या 26वें, 28 राज्य हैं बिहार हिंदुस्तान में और 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें हम आज 35वें या 36वें नंबर पे हैं। आप इसी बताएं, हम स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल निचले पायदान पर हैं। आज मजबूर हैं लोग कि अपना इलाज बिहार में न करा करके बाहर जाएं। नंबर 4, आप आइए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम सबसे नीचे हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही होगी तो वो बिहार में मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर डेवलपमेंट हुआ बिहार के अंदर 1.25 लाख करोड़ जिसका चर्चा अभी हुआ थोड़ी देर पहले, तो अगर बिहार के अंदर सभी काम हो गया तो आज बिहार पीछे क्यों है? आज बेरोजगारी में बिहार सबसे पीछे है। हाँ। आज जो प्लान है बिहार का वो हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। हमारे तकरीबन 30% प्लस लोग आज अपना घर छोड़ करके घर से दूर रहने पे मजबूर है। ये किस तरह का डेवलपमेंट है? मैं जानना चाहता हूं कि आप की हुकूमत आज एनडीए की भारत में हुकूमत 11 साल से है। हाँ। 11 साल से हुकूमत इसका जवाब दीजिए, दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे एनडीए के साथी
जनता दल यू हाँ की ठीक है, मांग फातमी साहब सुन लिया जनता हमने, दल यू की मांग जवाब कि सुन लीजिए, स्पेशल राज का दर्जा दिया जाए, जवाब सुन क्यों नहीं लीजिए, मिला अब तक? हाँ जवाब सुनिए, तो धनंजय गिरी जल्दी से ये जवाब झूठा दीजिए, सुनिए, आगे एक बढ़ेंगे। बात और सुन लीजिए। देखिए, नहीं नहीं फातमी बोलिए, जी, आप वापस अभी फिर आप से कह आएंगे, रहे हैं फिर से कि- आएंगे, फातमी साहब फिर से आएंगे, रुकिए। नहीं, एक- हाँ सिर्फ एक चलिए, मिनट, सिर्फ आधा धनंजय मिनट। गिरी 30 सेकंड में जवाब एक दीजिए, बात आगे मैं कह बढ़ेंगे। रहा हूं, और हाँ मैं कह चलिए, देना चाहता हूं। देखिए हाँ मारिया जी, फातमी जी हाँ। उस राजकोषीय लूट के समय मंत्री रहे हैं कि जब 3,000-4,000 करोड़ की ये सौगात उनको बेटी के यहाँ जाने में लड्डू पेड़े जैसी लगती है, तो आप समझ लीजिए हजारों करोड़ के घोटाले के घटाटोप अंधेरे में जिस राजद के शासनकाल में ये रहे हैं मंत्री, उनको 3-4 हजार करोड़ अगर लड्डू पेड़े जैसा लगते हो तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ के घोटाला में कन्विक्टेड है। जिस पार्टी के ये सरबराह लालू जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है 4-4 मामलों में राजकोषीय लूट के, और उस समय के ये माननीय मंत्री जी हैं। तो उसके अलावा मैं जिस तरह की बात बता रहा था, बिहार में उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के परम आदरणीय साले ने कहा है कि अपहरण होता था और बैठ के मुख्यमंत्री निवास में डील होता था। हम कह रहे हैं कि बिहार में जो बच्चियां शाम को घर से बाहर नहीं निकलती थी, लड़के भी नहीं निकलते थे, आज वो बच्चियां स्कूल जा रही हैं। आज लोग का पलायन लालू यादव के शासनकाल में जितना पलायन हुआ इतिहास में शायद ही कहीं कहीं हुआ हो। अब वो लड़के वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस जो जहां गया सेटल हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब उच्च शिक्षा के लिए कोई बाहर जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कहीं पढ़ने जा रहा है, कहीं किसी की नौकरी लग जा रही है, चलिए ना, थोड़ा सा डेटा पूछ लेते हैं आपसे, धनंजय गिरी जी, उसके बाद और जदयू से भी ये सवाल है मेरा। नहीं नहीं, मैडम। आप लोग बार बार ये बोलते हैं ये किया, कितनी नौकरी दी आपने इतने सालों में, कितनी नई फैक्ट्रीज आई हैं बिहार में, वो सबका जवाब दीजिए। बस ये बार बार ये कहना कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत किया, लेकिन क्या किया वो बताते नहीं हैं आप। चलिए धीरेन्द्र मुन्ना जी, आइए आप जी। कितनी सीट पर वो चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी चुनाव? 243 पर मारिया जी। हाँ, वो तो गठबंधन में हम हैं। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ये स्पिरिट बहुत अच्छा है, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार को पार्टी नंबर 3 करने में तेजस्वी ये चिराग पासवान का रोल रहा है। वही सब सीट पे वो चुनाव लड़े थे जिस पर जदयू का कैंडिडेट था। मारिया जी, उस समय हम अकेले लड़े थे। हाँ। आज साथ में लड़ेंगे, अपने सहयोगियों के साथ लड़ेंगे, खुद के लिए लड़ेंगे, सहयोगियों को जिताने के लिए लड़ेंगे। गठबंधन मजबूत है, विकसित बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग इकट्ठे तौर पर अपनी छोटी छोटी बहुत सारी कुर्बानियों को देकर के भी बिहार को आगे लेकर के चलना है, अगर 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बिहार में आप नौकरियां की बात कर रहे थे अभी मारिया जी, बिहार में नंबर 1 रहा है, बिहार में देश में नौकरियां सरकारी देने में 20 लाख। अगर हमारे नेता बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, तो हुआ है बिहार फर्स्ट। 2 वर्षों से लगातार अगर बजट हो, बिहार में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है विकास करने के लिए, क्योंकि बिहार की सरकार विकास को रफ्तार दे रही है, इसमें भी हमारा रहा नंबर 1। हम कह सकते हैं कि बिहार है फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और बिहारी फर्स्ट का तो विजन चल ही रहा है। चलिए, कौन सा डेटा बता रहे हैं अंशुल अभिजीत, ये कौन सा डेटा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ये देख रहे हैं? अब 10 सेकंड तो मुझे और देंगे ना? हाँ चलिए, 10 सेकंड आपको और। अभी राजद के माननीय पूर्व मंत्री जी ने कई तरह के आरोप लगाए, लगाते समय ये भी भूल जा रहे थे कि जब अस्पतालों में बेड पर कुत्ते रहा करते थे, आज विश्व के सबसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल के रूप में जाना जा रहा है पीएमसीएच। भूल गए कि जहां पर एक मात्र इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज IIT है। आज इलाज की बात ये कर रहे थे, आज वहां पे दूसरा एम्स बना हुआ है, और चमचमाती सड़कें, आंख बंद करके कोई भी बता सकता है कि मैं बिहार पहुंच गया हूँ। इतनी बढ़िया चमचमाती वंदे भारत। तो अंशुल अभिजीत, बिहार इतना बदल गया और ना आपको दिख रहा है ना फातमी साहब को दिख रहा है। वहां पर दिख सब कुछ रहा है, क्योंकि लेकिन ये दिख भी रहा है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार बदल गया। बेरोजगारी दर में बिहार सबसे आगे अव्वल नंबर पे है, नौकरियां किसको जा रहा है अभिषेक जी? आंकड़े जो है सारे नकारात्मक हैं। जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लीजिए या शैक्षणिक व्यवस्था ले लीजिए, आपको पता है आप जिस तरह से मुझे बताने तो दीजिए। नहीं, मुझे बताने दीजिए। 20 लाख नौकरियां जो दी गई, तो आप अरे कहाँ है उसका वाइट पेपर निकालिए, किधर है वो नौकरियां? आप मुझे बताइए, पलायन क्यों हो रहा है? वहां पर कोई रहना नहीं। अरे आप बोल, या तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। ऊपर से बोलने सवाल ले लीजिए, फिर आप उसके जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ले लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए।
मुझे आप तो मुझे अपने नौकरियों पर बोलने एक जवाब दे दीजिए। दीजिए। दूसरा बात है कि ये नहीं, एक मिनट देखिए, ये 1.25 लाख करोड़ मारिया रुपए जी, का जो खर्च हो रहा है, एक मिनट अंशुल शांत हो जाइए। पहले उनकी जो बात है बताइए, क्या क्या आपको सवाल है आपके, पूछिए। ये तो बोल ही रहे हैं तब से। नहीं रुकिए, धीरेन्द्र बोलिए। बोल नहीं रहा हूँ मैं, बोलिए बोलिए। 20 लाख सरकारी नौकरियों में 20 लाख, देश में अव्वल रहा है बिहार। पूंजी जितना बिहार में अभी आया है बजट, कहाँ है, किधर है वो ऑफिशियल डेटा का व्हाइट पेपर आपने निकाला है? हो रहे हैं रोजगार, कहाँ से निकली? तो कैसे ऐसे अपने में मन से बोल दिया? 40 लाख लोगों को बिहार में रोजगार मिला हुआ है, जो खुद बिहार में पर है काम वो? कर रहे हैं आपने लोग, व्हाइट चाहे पेपर वो कहाँ अनस्किल्ड निकाला? हो, स्किल्ड हो, बेरोजगारी दर तो बिहार क्या में ये कितना है, रोजगार आप के मुझे अवसर नहीं बताइए। है? और आप इस तरह से आंख आपको बंद पता है करके कि चरवाहा कोविड के विद्यालय बाद बिना कॉलेज प्राथमिक की बात विद्यालय में बिहार को गर्त में ले जाने वाली जो छोटे कांग्रेस बच्चे हैं, वो जैसी लिखना पढ़ना सहयोगी भूल गए पार्टियां हैं। भी अगर बिहार में सरकार में जर्जर हालत है सवाल सारे आपके उठाती है तो ये तो बड़ा विद्यालय की, वहाँ शर्म पर की बात है ना बाउंड्री अभिजीत वॉल नहीं जी। है, पढ़ना लिखना आप नहीं क्या जानते वहां पर। ये और यहाँ पर कब्रिस्तान बिहार को हम मेडिकल लोगों ने कॉलेज में बाउंड्री वॉल कराया है। कौन क्या कोई बात बाउंड्री वॉल नहीं है। है, मिड डे कब्रिस्तान स्कीम जो है ना आपका, मंदिरों को वो घेरा एक है, भ्रष्टाचार जमीनी का विवाद मरकज बन कम गया किया है। है, वहां पर नरसंहार एक कम अंडा किया है, प्रति हफ्ता सड़कें मिलता है अच्छी एक बच्चे बनाई को। है, स्कूलों को अरे भाई अच्छा किया है। आप आपने बताइए, कह स्मार्ट दिया ना, मैं क्लासेस बता रहा बनाया हूँ। है, एयरपोर्ट 6 दिया है, कल एक नए कौन सा एयरपोर्ट एयरपोर्ट दिया का है? लोकार्पण हो अच्छा रहा है। बताइए कितना मुझे, मैं आपने कहूं? वादा किया था पूर्णिया का एयरपोर्ट, भागलपुर का एयरपोर्ट बनाएंगे, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट बनाएंगे। आप उसका अगर कल वो प्रधानमंत्री भी अब जा रहे दरभंगा हैं में चालू टर्मिनल हुआ, का पटना उद्घाटन में करने चालू 20 हुआ, साल बाद, बीटा में चालू हुआ। और आप आप कहते हैं कैसी हम बातें जश्न कर रहे मनाएंगे? हैं? और बीटा का 6 एयरपोर्ट कहाँ है? प्रस्तावित है जिसका कल हो आप जाएगा। मुझे बताइए, तो बीटा ऐसे का आंख एयरपोर्ट बंद कहाँ है? करके नहीं पूर्णिया का बोलिए, एयरपोर्ट कहाँ है? क्योंकि भागलपुर आपको का देखा एयरपोर्ट नहीं जा रहा मुजफ्फरपुर का है। एयरपोर्ट और कहाँ है? अभिजीत जी, आप भी बिहार अरे के हैं, भैया, आप जो आप चीज है बोलने उसको नहीं स्वीकार देते, करिए। ऊपर एक बोलते और हैं तो मुझे थैंक ये यू आदत मोदी नहीं है बोलिए, ऊपर से चिल्लाने थैंक की, यू आप ही नीतीश कर बोलिए, लीजिए। लोग मारिया आपको जी भी तो बोलने सराहेंगे। दीजिए, फिर हम क्या करें? 2025 में ना सही। अब आप शांत हो जाइए। ऐसा होता है ना, जब अब आप शांत हो जाइए, उनकी भी बात सुनिए। हाँ बोलिए अंशुल, बोलिए। जवाब भी नहीं रहता कुछ। हाँ चलिए। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं मारिया? हाँ आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप शैक्षणिक व्यवस्था एक के बाद एक ले लेते हैं ना। आपको पता है कि बिहार में कल पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में कितना निवेश हुआ उत्पादन के लिए, इंडस्ट्री के लिए? सिर्फ 5,000 करोड़। आप कहते थे कि आप 1 लाख करोड़ लाएंगे, वो तो ले नहीं पाए। आपने ऐलान तो कर दिया। ये सौगात क्या होती है? ये गलत शब्द है मारिया, सौगात कहना ही नहीं चाहिए। एक तोहफा है, तोहफा तो खोला जाता है, वो तो उसी में वक्त मुकम्मल किया जाता है। ये तो सारे खोखले वादे हैं, ये बनावट है। और यहां पर मैं शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में बात कर दूं तो 50% जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं वो लिखना पढ़ना भूल गए हैं। और उपस्थिति वहां पर विद्यालय में, धीरेन्द्र आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे, बाकी लोगों को बोलने देंगे अब। हाँ बोलिए। 23% प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति है। जब आपने आवंटन तो कर दिया बजट में कि हम 60,000 करोड़ देंगे। अरे भाई, इस बजट में किया, उसको मुकम्मल कब करेंगे? टाइम तो है नहीं। अब तक क्या कर रहे थे आप? 20 साल से 25 साल से 20 साल से प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हुए हैं। जर्जर हालत है, बदहाली है, यहाँ पर दुश्वारियां हैं, परेशानी है। और यहाँ पर हर एक मुद्दे पे चले जाए, या विधि व्यवस्था हो तो एएसआई की, वहां पर 2 एएसआई की होली के समय वहां पर मृत्यु हो गई। मैं फिर से अब सारे पैनलिस्ट के पास वापस आऊंगी और मेरा सवाल ये होगा कि अगर आप लोग दोनों के गठबंधन में सीट जो सबसे अहम होता है वो मुद्दे पर अभी तक चर्चा तक नहीं हुई है और कोई एक डायरेक्शन भी या फॉर्मूला पर आप नहीं आ पाए हैं, तो ये कौन सा गठबंधन है? चलिए उससे पहले यहाँ पर ताबिश पटेल है, उनसे बात करते हैं। ताबिश, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, दोनों गठबंधन में बहुत सारे इश्यूज हैं और वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कौन सा गठबंधन अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है मजबूत है? देखिए, सबसे पहले किसी भी मान लें कि स्टेट को तरक्की करने के लिए जो भी वादे किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जो भी वादे वहाँ के लोकल सीएम की तरफ से किए गए हैं, उसको पूरा करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमने शिक्षा के नाम पे जितने वादे किए गए थे, शिक्षा के नाम पे कि वे शिक्षा इस तरह से दी जाएगी, कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, छोटे मोटे जो भी स्कूल्स हैं तो पूरा नहीं किया गया। टोटल अगर आप मानिए तो टोटल आईआईटी कॉलेज जो है 38 नंबर्स आईआईटी कॉलेज हमारे पूरे बिहार में है। 38? हाँ, तो बहुत बड़ा नंबर है। नहीं है, मगर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, नंबर्स हैं। 38? हाँ, मगर तो बहुत सारे राज्य में तो एक या दो आईआईटी कॉलेज तकरीबन इतनी ही है, मगर मैं आईटीआई क्या बोलना चाह रहे हैं? आईटीआई कॉलेजेस की बात बोल रहा हूँ। नहीं,
ITI तो उससे ज्यादा होगा। हाँ नहीं, अभी जो आंकड़े के हिसाब से बिहार के उससे ज्यादा है, आंकड़े, ITI IIT कॉलेज इन बिहार बोल रहा हूँ मैं। नहीं, ये आंकड़े आपके सही नहीं है, क्योंकि हाँ। मुझे पता है ITI बिहार के हर जिले में एक है, और तो उससे कितने- ज्यादा है, उससे ज्यादा है। अभी- एक जिले में, एक गांव में भी हो सकता है ITI। तो आपके पास आपके आंकड़े सही नहीं है, मुझे आंकड़े पता- आप देख लेंगे, आप नहीं, उस पे आंकड़े पे मुझे देख। पता है। हाँ, हमारे गांव में भी एक ITI है, और उसके बगल वाले गांव में भी है। तो ये गया मैं- में भी मैं है, बता रही मोतिहारी हूँ। में ठीक भी है, है, आगे बढ़ते पटना में भी है, आगे इसमें भी बढ़ते है। हाँ। ये मेरा ये सवाल अब अभिषेक झा से होगा। अभिषेक झा, अगर ये आश्वासन दिया गया है भाजपा के नेतृत्व से आपको कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का, तो क्या आप कम सीट भी लड़ने के लिए तैयार हैं? कम सीट हो लेकिन नीतीश का चेहरा रहेगा। फिर मारिया जी, आपने सवाल बहुत रोचक पूछा। नहीं, रुक जाइए, आपने सवाल बड़ा रोचक पूछा, और आपने जो सवाल पूछा उसमें क्या लगा है, संभावनाएं हैं, आप पूछ सकती हैं संभावनाओं से युक्त सवाल, लेकिन यथार्थ में जब चीजें चली आएंगी आपके माध्यम से जनता तक पहुंच जाएंगी। अभी आप पटेल साहब बोल रहे थे, बोलते बोलते मुझे लगता है लड़खड़ा गए। पहले कह दिया कि 38 IIT कॉलेज है, फिर कह दिया 38 ITI है, फिर आपने करेक्ट करने का प्रयास किया। अरे भाई, शिक्षा के क्षेत्र में जरा बिहार के मॉडल को देख लीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना देश में एक नायाब नमूना है। 4 लाख रुपए का ऋण मिलता है हर बच्चे को पढ़ने के लिए, न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि आप बिहार के बाहर भी जाकर पढ़ सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, हर जगह, हर जिले में ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेजेस अब खुलने जा रहे हैं। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ITI कॉलेजेस हैं। आपको मालूम भी है कि बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा कितना है? 10 रुपए प्रति माह। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई का खर्चा है 5 रुपए प्रति माह। इतनी व्यवस्थाएं दी हैं, तब तो नीतीश जी पहली पसंद। और मारिया जी, आपने जो सवाल पूछा, आश्वासन, हमें आश्वासन नहीं चाहिए होता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीएम बनता है जनता की आशीर्वाद और कृपा से। किसी पार्टी, किसी गठबंधन की कृपा से कोई व्यक्ति सीएम नहीं बनता है। तो भाजपा और को कुछ भी नीतीश जी क्रेडिट के नहीं साथ दीजिएगा। मतदाता मालिकों का आशीर्वाद लेकिन है। ये क्या बात हुई अभिषेक? अरे भाजपा हम को आप कुछ भी एक बात क्रेडिट नहीं बताइए, दीजिएगा। रुक जाइए, मारिया जी, आप रुक लोगों के जाइए। पास नहीं, कितना आपने- सीट नहीं, है? एंगल अलग है। फिर भी उन्होंने अरे भाई, आपको मुख्यमंत्री का हम पद दिया। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, रुक जाइए ना, रुक जाइए। अरे नीतीश जी ने तो कहा था कि ले लीजिए ना। साजिश के तहत हमारी सीटें कम आई, इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश जी की लोकप्रियता घट गई है या नीतीश जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि चुनाव में जिताने का क्रेडिट पूर्ण रूप से मतदाता मालिकों को, जनता मालिकों को ही देना चाहिए। और वही बात मैंने भी कही है कि कृपा की पॉलिटिक्स नहीं होती है। मतदाता मालिकों के प्रति आभार है, जनता मालिकों के प्रति आभार है कि वो हमें इस लायक समझते हैं, हमारे गठबंधन, हमारे नेता को इस लायक समझते हैं। ये राजद का कल्चर नहीं है कि न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल में होता है, हमारे गठबंधन में नहीं होता है, तभी तो इतना समावेश है। और कितने भी फैब्रिकेटेड सवाल पूछे जाए, हमारे पास सबका जवाब है, समय आने पर सब जवाब देंगे। अरे जरा इनसे पूछिए ना, अभी यहाँ बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के बहुत वरिष्ठ साथी हैं। कुछ समय पहले तक हमारे दल में थे। राष्ट्रीय जनता दल फातमी साहब बैठे हैं, अभी कुछ समय पहले तक हमारे दल में थे। चलिए, फातमी साहब को स्क्रीन पे लाइए और अभिषेक झा को। खैर, पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और समझना बस यही है कि कितनी भी बातें कह दी जाए, फातमी साहब कह रहे हैं अरे इसमें कुछ कहना है, तेजस्वी जी हमारे चेहरा है। अंशुल जी से आप पूछ रही हैं कि बताइए जरा, सारी बात चेहरे पर रुक गई। जो जाति जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है, कास्ट सेंसस का, उसका क्या, वो आपका इशू है या नहीं है? बिहार मॉडल को आपने देखा? अरे हमारा इशू नहीं है तो हमने बिहार में कैसे करा दिया? अरे आपको मालूम है ना, हमने इसके लिए सर्वदलीय सहमति बनाई, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी से जाकर एक प्रतिनिधिमंडल नीतीश जी के नेतृत्व में मिलता है। देश की सरकार ने नहीं कराया, प्रदेश की सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय गणना कराई और अब देश के स्तर पर हो रहा है। बहुत बेहतर स्वागत योग है। और जो लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास इतना लंबा समय था इस देश में शासन करने का, कहां कराया उन लोगों ने? इतने सारे प्रदेशों में उनकी सरकार है, मानते हैं जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो चुनाव होगा बिहार में 5 महीने के बाद। मारिया जी, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं मुद्दों की राजनीति में ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। चलिए उसका पहले जवाब दें। दम पर कोई मुद्दा सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं। अली अशरफ फातमी जी सर।
अरे उनसे पूछिए, अभी अभी अंशु जी से पूछिए, बता दीजिए चेहरा कौन है। बार बार चेहरे का सवाल उठ रहा है आपके लिए। हमारे तरफ से नहीं, आरजेडी की तरफ से तो साफ है, साफ है। महागठबंधन की तरफ से कौन है? आप मुझसे 2-3 बातें सुन लें और थोड़ा मौका दीजिए। आप मुझे कम वक्त दे रही हैं आप। नंबर 1, अभी जो चर्चा हुई, बातचीत हुई, जब कोई सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा उम्मीद उस राज्य के गरीब लोगों को होती है, जो दबे हैं, कुचले हैं, नीचे हैं। उसको उठाने के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इतना बड़ा प्लान अब तक नहीं चल रहा होता। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, देश के प्रदेश के अंदर सुरक्षा होती। आपने कहा पटना का आपने विषय उठाया खुद से। आज ही दरभंगा के अंदर, जहां मैं बैठा हूं अभी, दरभंगा के अंदर ओपन डे लाइट एक स्कूल टीचर का मर्डर हुआ है। आज दिन में स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का, और जो काफी उम्र के थे उनका दिन दहाड़े मर्डर हुआ। आप बताओ एक चीज कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कारोबार नहीं है, दूसरे राज्यों के मुकाबले में सड़क अच्छी नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि 5 हम एयरपोर्ट देने जा रहे हैं टोटल। तो दरभंगा, पटना और गया, ये तो पुराना एयरपोर्ट है, इसमें कोई कमाल 2 एयरपोर्ट और देने जा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मालूम कर लें कि एरिया में और आबादी में गुजरात की कितनी बड़ी आबादी है। वहां 17 एयरपोर्ट है और बराबर के उत्तर प्रदेश में 18 या 19 एयरपोर्ट है। तो क्या बिहार में 17 एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? क्या बिहार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? आज एक भी कोई वेल फंक्शनिंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बिहार के अंदर। गया और पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं जानना एक मिनट जरा सुन ले मैडम मेरी बात। हाँ बोलिए। अगर इनका तो ज्योग्राफिया और हिस्ट्री भी ठीक नहीं है इन लोगों का। इनको मालूम होना चाहिए कि मैं स्टेट में मिनिस्टर नहीं था और 2004 से 9 मैं भारत सरकार में मंत्री था। तब ज्यादातर, मतलब 2005 के बाद से अब तक एनडीए की सरकार है। तो इनको बहुत जानकारी वाले लोग नहीं है। नहीं, लेकिन फातमी साहब, तो सवाल तो आप पर भी उठेगा ना कि जब आप में केंद्र में मंत्री थे यूपीए की सरकार में, और उसके अलावा लालू जी खुद मंत्री थे, तो आप लोगों ने बिहार के लिए क्या क्या किया? आपने ज्यादा वहां पर जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाए? ये आपसे भी सवाल उठेगा। इनसे आप लोग जब मंत्री थे तो आप लोगों ने बिहार के लिए सिविल एविएशन में क्या किया? ज्यादा हवाई अड्डे क्यों नहीं बने? मेरी बात समझ लें आप। ये जो दरभंगा एयरपोर्ट है, हाँ, आज पूर्णिया एयरपोर्ट है। बिहार के अंदर 1931-32 में ये एयरपोर्ट बने और तब से फंक्शनिंग है। लेकिन अब उड़ान योजना तो इन्होंने लाया है। तो उड़ान योजना के अंदर जब दूसरे राज्यों में 18, 19, 17 एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5-5 है, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं। आप पुरानी बातों को भूलिए, आज 20 साल का हिसाब इनसे लीजिए और 11 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी का हिसाब किताब लीजिए कि इन लोगों ने, दोनों ने मिल करके बिहार के लिए क्या किया। आज मैंने बताया आपसे, चाहे सड़क हो, चाहे यहाँ पर इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, किसी भी फील्ड में बिहार कहीं 35वें नंबर पर है, 36वें नंबर पर है, 28वें नंबर पर है। और प्लान तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार से हो रहा है। तो आपने जो डिमांड किया था जनता दल यू ने भारत सरकार से कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, तो क्या कुर्सी के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा भूल गए आप? चलिए, हमारे आपको पास क्या बिहार पिछड़ा हुआ राज्य का वक्त है, नजर नहीं आता? आज जवाब पहले धनंजय गिरी से लूंगी और उसके बाद फिर अभिषेक झा के पास आऊंगी। अभिषेक झा, अगर नहीं, आपका जो सवाल है कि ये स्पेशल पैकेज का क्या स्टेटस है, वो सही सवाल है, लेकिन पहले धनंजय गिरी जवाब दें। धनंजय गिरी, चलिए धनंजय गिरी, भाजपा के प्रवक्ता। महाराज जी देखिए, जब लालू जी सत्ता में थे और जब केंद्र में मंत्री थे, उसी समय रघुराम राजन कमेटी बनी थी और उसी रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने यह तय कर दिया था कि जब पर्वतीय इलाकों को छोड़कर और किसी को स्पेशल पैकेज नहीं, स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं दिया जाएगा।
और ये इन लोगों ने खुद करके रखा हुआ है और ये जानते हैं कि हम लोगों ने इसका मान पहले लो से कि नहीं काज देंगे, करके रखा क्यों हुआ है, बोलते हो? इसलिए इन लोगों को अच्छे से पता है कि जो चीजें इन लोगों ने खुद ही उसका दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। उसके बाद ये जो फजूल की बातें कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार को जितना केंद्र सरकार और बिहार के समायोजन से, कोऑर्डिनेशन से और जिस ढंग से रफ्तार बिहार की पकड़ी है, उस ढंग से बिहार आगे बढ़ रहा है, कुलाचे भर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी गति आ रही है, प्रगति हो रही है। लेकिन आप आरजेडी की अगर बात करेंगे तो वहीं पर पहुंचे हुए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री थे, एचआरडी के मंत्री थे, लेकिन पूछ लीजिए कि कितना स्कूल बनवाए बिहार में तो बता नहीं पाएंगे, कितने इन्होंने सड़कों के लिए क्या किया बता नहीं पाएंगे, कितना डेवलपमेंट किया बता नहीं पाएंगे। आज एकलव्य स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही है, तमाम जो स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, तमाम जो विकास के कार्य गतिशील हो रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जैसलमेर से और उसका रुख करेंगे। अब जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने की एक बड़ी कार्रवाई। जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया गया है और पकड़े जाने के बाद उस युवक की पूछताछ चल रही है। वो युवक सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय पहले वो पाकिस्तान गया था। युवक का नाम शकूर खान बताया जा रहा है। डिटेन किए गए युवक से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे का इंतजार है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, डिटेल्स दीजिए। देखिए, हमको जो प्राथमिक जानकारी है कि ये जैसलमेर में रहते हैं, सरकारी दफ्तर में गवर्नमेंट सर्वेंट है। इनके पिता के जगह इनको संविदा में नौकरी मिली थी, उसमें उनके जगह पर एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में है ये अभी पुलिस ने बताया नहीं है हमें, लेकिन ये इतना जरूर पता चला है कि ये बिना बोले ये पाकिस्तान गए हैं 2-3 बार और लास्ट टाइम जब ये गए थे इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं दी थी। इसको लेकर पुलिस को कुछ शक भी हुआ था और उन पर उन्होंने नजर बना रखी थी। उसके बाद में उन्हें पूछताछ के लिए लिया है। उनको शक है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। साथ ही इनका कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन भी है, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है कि इसको वो अभी नहीं कह सकते पुख्ता रूप से कि एग्जैक्टली इनका क्या राजनीतिक रिलेशनशिप था उस एरिया के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं। तो ये सब अभी जांच का विषय है, अभी पूछताछ हो रही है। लेकिन जैसलमेर से इनको लिया गया है। आप जानते हैं कि जैसलमेर में सरहद का जिला है और वहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और ऐसे में इनको अभी पूछताछ करके जॉइंट इंटेरोगेशन हो रही है और उससे आगे क्या खुलासे होते, किस तरह से ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, किस तरह का इंफॉर्मेशन ये दे रहे थे, ये शायद पुलिस आगे खुलासा करेगी। चलिए हर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए मुद्दे पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।